जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं क्लास 10th गृह विज्ञान के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और यही पूछे जाएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए ये जो एमसीक्यू हैं यही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होते हैं। बाकी आप लोग जैसे बना बना कर भी लिख सकते हैं। जो गृह विज्ञान होती है बहुत ज़्यादा सरल होती है और आप लोगों को बताऊंगा अभी इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो आप लोग जरूरी वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास केवल एक ही दिन बचा हुआ है, तो ये 20 तारीख से पहले आप लोग जरूर ही ये वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट में बताना कि 40 में से आपको कितने मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, ग्रह विज्ञान का अर्थ क्या है। जो ग्रह विज्ञान है इसका अर्थ क्या है। कला होती है कि खाली विज्ञान होती है, कला और विज्ञान होती है कि कोई नहीं। तो ग्रह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर कला और विज्ञान होता है। कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो आप लोग इन्हीं को तैयार कर लेते तो आपके 20 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और आप लोगों को एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा, वही आपके बोर्ड एग्जाम में वो जो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कॉपी में लिखना होगा वो भी बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अगला यहाँ पर पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। जो पारिवारिक बजट होता है इसका बनाने का उद्देश्य क्या होता है। बचत करना, हाँ ये भी होता है। व्यय पर नियंत्रण करना, ये भी होता है। आय का ज्ञान, ये भी होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, सभी हो जाएंगे। बहुत सिंपल से हैं। देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे बड़ी आसानी से ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। जो राष्ट्रीय बचत पत्र है ये किसकी योजना है। बैंक का, बीमा निगम का कि डाक खाने का कि कोई नहीं। जो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है तो यहाँ पर डाक खाने की है। किसकी है यहाँ पर, डाक खाने की। बहुत सिंपल से ये सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच जरूर करना, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। अगला है यहाँ पर 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपये है तो 1 लीटर का दाम कितने होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। जब 5 लीटर बता रहा है कि दूध का दाम कितना है, 220 है। कितना है यहाँ पर, 220 है। अब कितना बता रहा है और 1 लीटर का दाम आपको बताना है और 5 लीटर है तो 5 से इसको भाग कर देंगे यहाँ पर। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 चौके 20। उसके बाद में यहाँ पर 2 बचे और 20 ये इधर भी हो गए तो 5 चौके 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर एक। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर ही पूछा, 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। देखिए इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना बताऊंगा उनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस पेपर और जो विद्या क्वेश्चन बैंक होती है, अनसॉल्व होते, सभी से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगला यहाँ पर 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। जो 2 किलोग्राम होता है इसमें कितने ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं कि दो, यहाँ पर 2000 ग्राम होते हैं कि 500 ग्राम होता है। खाली यहाँ पर 15 ग्राम होता है। देखिए जी आर मैंने लिख दिया, लेकिन केवल यहाँ पर जी इसका संकेत होता है, शॉर्टकट होता है। मैंने जी आर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो दो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो यहाँ पर 2000 ग्राम होते। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 500 ग्राम में कितने ग्राम होते, मतलब आधा किलो में कितने होते हैं तो 500 ग्राम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 5 किलो में 5000 ग्राम होंगे। बस बहुत सिंपल सा होता है। और उसके बाद में यहाँ पर अगला है, क्या है यहाँ पर, लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं। जो लंबाई होती है इसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं। सेंटीमीटर, मीटर कहते हैं कि ग्राम, किलोमीटर कहते हैं कि यहाँ पर लीटर, मिलीलीटर कहते हैं कि कोई नहीं। लंबाई मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटीमीटर और मीटर भी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो मिलीलीटर और लीटर ये सभी क्या है, ये जैसे यहाँ पर द्रव्य मापने की इकाई को कहते हैं। जैसे यहाँ पर दूध मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लीटर, मिलीलीटर कहते हैं। किलोग्राम ये सभी क्या है, जैसे कोई चीज़ वस्तु है उसको तौलने के लिए किलोग्राम या यहाँ पर ग्राम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए HO होता कि HO2 होता कि H2O होता कि H2O2 होता। तो बहुत सिंपल सा है, साइंस पढ़ी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर H2O जो है ये क्या है, तो ये एक जल है या पानी है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर ही एक पूछा ही पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है पर मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 50 से 60% की, 70 से 75 की, 80 से 90% की, 100%। तो देखिए जो मानव शरीर, हमारा जो शरीर होता है इसमें कितनी परसेंट की मात्रा होती है, यहाँ पर 70 से 75% की मात्रा होती है हमारे शरीर में पानी की। तो समझ में आया। उसके बाद में पानी या जल या H2O कुछ भी कह सकते हो। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। कौन सा है यहाँ पर,
बता रहा है हम पर अशुद्ध जल से रोग होता है। जो अशुद्ध जल होता है मतलब जो दूषित जल होता है, इससे कौन सा रोग होता है? क्षय रोग होता है कि चेचक की हैजा? कोई नहीं। तो देखिए जो अशुद्ध जल होता है इससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर चेचक होता है। कौन सा होता है? चेचक होता है। बहुत सिंपल सा। अगला यहाँ पर अतिसार रोग अधिक फैलता है। जो अतिसार रोग होता है ये अधिक फैलता है किससे? बरसात में कि जो जाड़े में कि गर्मी में कि इन तीनों में? तो देखिए जो अतिसार रोग होता है सबसे ज़्यादा कब फैलता है? तो ये यहाँ पर बरसात में फैलता है। कब फैलता है? बरसात में फैलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसको कहते हैं? जो देखिए पर्यावरण उसको कहते हैं जो हमारे वातावरण, जो पृथ्वी के चारों ओर वातावरण को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? इसका परिधन आवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? मतलब परिधन आवरण, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून की, 5 जून की, यहाँ पर 12 जून की, 18 जून? तो देखिए 12वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 5 लिखे हुए हैं। 5 जून को यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पर भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण की, नगरीकरण की, वनोन्मूलन की? यहाँ पर ये सभी। भूस्खलन का मतलब होता है जैसे कोई पहाड़ है उससे जब पानी गिरना, तब पानी जब आता है पहाड़ से, बरसात होती है जब, वो जो बरसात की जो यहाँ पर पहाड़ होते हैं उनसे मिट्टी जो खिसकना, उसी को हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? जब पहाड़ों के पेड़ जो काटे जाते हैं, जो पेड़ काटे जाते हैं पहाड़ों के, उन्हीं के द्वारा क्या होता है? वनोन्मूलन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है? वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना। तो यहाँ राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 19 मार्च को, 18 मार्च को, कि यहाँ पर 19 जून को? तो देखिए इसका राइट आंसर 14वें का हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा है। सभी सरल, बहुत सरल है। एक बार केवल पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी कुछ अलग से नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अभी बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क द्वारा, कि ये सभी? तो देखिए संक्रामक रोग होते हैं सभी के द्वारा फैलते हैं। जल के द्वारा भी फैलेंगे, वायु के द्वारा भी, उसके बाद में संपर्क द्वारा। जैसे कोरोना वायरस था, ये संपर्क के ही द्वारा फैलता था, इधर उधर हो जाता, जैसे एक पास जो डबल लोग हो जाते तो दूसरे के में फैल जाता। उसके बाद में मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? चेचक की, यहाँ पर क्षय रोग की, मलेरिया की, टाइफाइड? तो देखिए यहाँ पर जो मच्छरों द्वारा किसके कौन सा रोग होता है? यहाँ पर मलेरिया फैलता है। बाकी जो टाइफाइड होता है ये जो मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ, उनके द्वारा ये टाइफाइड हो जाता है। मक्खियों के द्वारा या फिर ज़्यादा गंदगी के द्वारा, पानी के द्वारा भी टाइफाइड हो जाता है। ज़्यादा गंदा पानी पीने से भी क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, यहाँ पर कौन सा है? 17वां रेबीज रोग होता है। जो रेबीज रोग होता है किसके द्वारा होता है? ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए दूषित जल से, ये भी नहीं होगा। कुत्ते के काटने से, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये कुत्ते के काटने से होता है। जो रेबीज रोग होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर कपड़ा काटने का उचित उपाय क्या है? जो कपड़ा काटने का उचित उपाय क्या है? देखिए बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है। तो गोद में रख कर कि, यहाँ पर हाथ में लेकर कि, मेज या पटरे पर रख कर कि, कहीं पर भी? तो देखिए जो कपड़ा काटने का उचित उपाय क्या होता है? मेज या पटरे पर रखकर ही काटना चाहिए। जो सिलाई वाले कपड़े होते हैं इनको मेज या फिर पटरे पर रखकर ही काटना चाहिए, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। अगला यहाँ पर काटने से पहले कपड़े पर किसके निशान लगाना चाहिए? यहाँ पर फ्रेंच चाक के, कि यहाँ पर पेंसिल से, कि पेन से, कि मिल्टन चाक से? देखिए यहाँ पर इसे मिल्टन चाक से लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी से मिट जाते हैं, कपड़ों में दाग भी नहीं पड़ेंगे। बाकी ये जो फ्रेंच चाक होती है या फिर पेंसिल या फिर ये, इनसे हमेशा के लिए वो दाग बन जाएंगे। तो इसलिए मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर नीली या फिर हरी होती हैं जो चाकें होती बहुत जल्दी मिट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्टन चाक बोलते हैं। बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला यहाँ पर भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? जो भोजन होता है इसको पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? उबालना होता है, कि भुनना होता है, कि तलना, कि सिझाना? तो देखिए जो भोजन की सर्वोत्तम पकाने की जो क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको कहते हैं उबालना कहते हैं। पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यहाँ पर उबालना। केवल भोजन को उबाल दो, अच्छी पक जाएगी, उसमें ना ही कोई पौष्टिक आहार जलेंगे ना ही कुछ होगा। बाकी जो भुनोगे या फिर तलोगे तो उससे क्या होगा? पौष्टिक आहार जो जितने भी होंगे भोजन के सभी वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भोजन को उबालना ही सर्वोत्तम विधि है पकाने की। उसके बाद में यहाँ पर अगला है
कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, जो भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, घी का नहीं, मसाले का ये भी नहीं होता हानिकारक, जो सोडा होता है इसी का होता है, हानिकारक होता है। तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, सूर्य की रोशनी हमें देती है, जो सूर्य की रोशनी होती है यह हमें क्या देती है, विटामिन सी देती है, विटामिन डी देती है, कि यहाँ पर विटामिन ए देती है, कि कोई नहीं। तो देखिए जो सूर्य की रोशनी होती है हमें देती है, तो क्या देती है यहाँ पर, ये 22वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ये हमें विटामिन डी देती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर ही शेयर कर देना, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगे, चाहे साइंस हो, चाहे यहाँ पर इंग्लिश हो, या फिर ड्राइंग हो, सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में हैं। अगला यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो जल होता है इसमें घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन A B C नहीं होता, विटामिन B C यही होता है। जो विटामिन B C होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, ध्यान रखना आपको। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो हैजा होता है ये किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो ये ब्रीवियो कालेरी के द्वारा फैलता है। अभी आप लोगों को पहले ही प्रश्न नंबर 9 में बताया था। तो इसका 23वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ये विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B C होते हैं, दोनों होते हैं ये। अगला यहाँ पर विटामिन A का उत्तम स्रोत क्या होता है, जो विटामिन A होता है इसका उत्तम स्रोत क्या होता है, दाल होती है, कि दूध होते हैं, कि खट्टे फल होते हैं, कि हरी सब्जियाँ। जो विटामिन A का उत्तम स्रोत क्या होता है, तो यहाँ पर जो विटामिन A का उत्तम स्रोत क्या होता है, ये दूध होता है। विटामिन A का उत्तम स्रोत क्या होता है, दूध होता है। अगला यहाँ पर रोगी का भोजन होना चाहिए, जो रोगी होता है उसका भोजन कैसा होना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए, कि चटपटा होना चाहिए, कि सुपाच्य की बिना पका हुआ। जो रोगी होते हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा पका होना चाहिए, ना ही ज़्यादा वैसा, मतलब सभी चीज़ें मीडियम होनी चाहिए, ना ही उसमें ज़्यादा तैलीय पदार्थ हों, कोई चीज़ नहीं, मतलब बहुत सिंपल सा होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ऊर्जा का उत्तम साधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, विटामिन की, खनिज। जो ऊर्जा का उत्तम साधन क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर 26वें का हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो देखिए दालें भी हैं प्रोटीन का स्रोत, अंडा भी है, मछली भी है। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, लू लगने पर रोगी को क्या पीने को दिया जाता है। जो लू लगने पर, जब अभी गर्मी आ रही, जब लू चलती है, हवाएं चलती हैं तेज, उसमें रोगी को क्या दिया जाता है, लू जब लग जाती है उसी को हम, जब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पर वाली वाटर नहीं, शिकंजी नहीं, चाय भी नहीं, जो आम का पना बोलते हैं, जो खट्टे आम होते हैं उनको जलाकर उनको बनाया जाता है, वही क्या होता है, लू में मदद करता है पीने में, बहुत ही अच्छे होते हैं। जो गाँव में होते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि जो आम का पना होता है ये कैसे बनाया जाता है, खट्टे आम होते हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है। अगला यहाँ पर सूर्य की किरण से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जो सूर्य की किरण से पोषक तत्व की प्राप्ति क्या होती है, तो अभी आप लोगों को बताया था। यहाँ पर 29वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो देखिए इसमें 29वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 29वें का सी वाला हो जाएगा, विटामिन डी होगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया था विटामिन कौन सा होगा, डी वाला होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30वां क्वेश्चन कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से जरूर 100% पूछे जाएंगे, तो ये जरूर ही तैयार करके जाना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्या बता रहा है यहाँ पर अस्थि भंग के लक्षण क्या होते हैं, सूजन आ जाना, हाँ, दर्द होना, ये भी सही है, अंग निष्क्रिय हो जाना, तो ये सभी। अस्थि भंग का मतलब होता है जब हड्डी टूटना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, उससे क्या होता है, उस जगह पर सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, और अंग निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अंग वहाँ से फिसल जाता है, एकदम अलग हो जाता है। उसके बाद में हड्डियाँ संबंधी विकार के कारण क्या है, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, वसा की कमी, की विटामिन की कमी। हड्डियों संबंधी विकार के कारण क्या होते हैं, कैल्शियम की कमी। उन्हें कहते हैं कि जैसे इसके कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो क्या राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपची नहीं बांधी जाती है, तो देखिए कलाई होती है, कि घुटना होता है, कि खोपड़ी, की यहाँ पर कोहनी। तो देखिए खोपड़ी में क्या किया जाता है, यहाँ पर ये जब खपची नहीं बांधी जाती है, जब हड्डी टूटने पर खोपड़ी की, तो इसमें खपची नहीं बांधी जाती है। अगला यहाँ पर सामान्यतः श्वास की गति होती है, प्रति मिनट होती है। जो सामान्यतः श्वास की गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पर 25 से 30 बार हो गई, कि 20 से 25 बार, की 15 से 18 बार, की 5 से 10 बार।
तो देखिए 33वें का राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। 15 से 18 बार होती है, कितनी होती है, 15 से 18 बार सामान्यतया श्वास की प्रति मिनट गति कितनी होती है, 15 से 18 बार होती है। अगला यहाँ पर रुधिर की शुद्ध, यहाँ पर शरीर के किस अंग में होती है, जो शुद्ध रुधिर की शुद्धि मतलब किस शरीर के किस अंग में होती है, यकृत में, वृक्क में, कि फेफड़ों में, कि अमाशय में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा है। तो किस में होती है, यहाँ पर ये फेफड़ों में होती है, किस में होती है, फेफड़ों में होती है। जो शुद्ध रक्त की यहाँ पर रुधिर की जो शुद्ध शरीर में किस अंग में होती है, तो यहाँ पर शुद्धि मतलब साफ होता है तो फेफड़ों में होता है। अगला यहाँ पर कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है, जल में डूबने पर नहीं, फांसी लगाने पर नहीं, दम घुटने पर लगाई जाती है। कृत्रिम जो विधि होती है ये सांस कब दिलाई जाती है, तो जब दम घुटता है तब ये दिलाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है 36वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है, जो बर्फ होता है इसका टोपी का प्रयोग कब किया जाता है, तेज ज्वर में, कि तीव्र वेदना में, कि हड्डी टूटने पर, कि मोच आने पर। देखिए जो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर इसमें तेज ज्वर आने पर मतलब तेज बुखार आने पर किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर सामान्यतया व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसका यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 90 यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है, कि 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कि यहाँ पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। बाकी जो उसमें होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें। बाकी ये यहाँ पर आधुनिक वाले में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 72 से 80, की 80 से 90, की 90 से 100, की 100 से 120। जो नाड़ी की प्रति मिनट गति कितनी होती है यहाँ पर जैसे पकड़ा जाता है इस प्रकार से। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो इसकी गति कितनी होती है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 72 से 80 होती है। जो नाड़ी की प्रति मिनट गति कितनी होती है, 72 से 80 होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 37वें का ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर शरीर का तापमान ज्ञात करने को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर थर्मामीटर कहते हैं। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर गाजर में पाया जाने वाला जाता है, क्या पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, की यहाँ विटामिन ए, की लौह तत्व। तो देखिए जो गाजर में क्या पाया जाता है यहाँ पर, तो ये विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है, सुंदर बाल, चमकती आंखें, की मजबूत मांसपेशियाँ, की ये सभी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना कि 40 विषयों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये सभी होगा, कि बी होगा, कि ए होगा, कि बी होगा, कौन सा होगा, कि सी वाला होगा। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए। या फिर जो लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ आप लोगों को पसंद आए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और आप लोग और याद कर लेना, बहुत सिंपल सा होते हैं, एक बार देखोगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों मन हो जहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।